एस्पिरेंट संवेदना की मौत के मामले में सीबीआई की जांच अब तक कहां पहुंची है? क्या सीबीआई संवेदना के परिवार वालों को न्याय दिला पाएगी? साथ ही हम देखेंगे कि दानापुर में कोचिंग की छत से गिरकर जिस छात्रा की मौत हुई, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? न्यूज़ 18 की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसने क्या देखा और कितने सवाल यहां खड़े हो रहे हैं? साथ ही हम देखेंगे कि पत्नी ज्योति के साथ पवन सिंह का विवाद क्यों बढ़ते जा रहा है और इस पर जब भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो ऐसा क्या कहा जिसने बवाल मचा दिया? ये सब कुछ दिखाएंगे आपको इस खास बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। तो सबसे पहले बात पटना के बहुचर्चित नीट एस्पिरेंट की मौत मामले की। सीबीआई की टीम ने नीट एस्पिरेंट के केस की जांच तेज कर दी है। शनिवार को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घंटों छानबीन के बाद रविवार को सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए छात्रा के घर जहानाबाद पहुंची और उसके मां बाप से लगभग 3 घंटे तक बातचीत की गई। सूत्रों की माने तो छात्रा के भाई के मोबाइल को अपने साथ टीम लेकर रवाना हुई और क्या कुछ टीम अपने कब्जे में लेकर तहकीकात कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अफसरों की फौज और गाड़ियों का ये काफिला, ये तस्वीर सीबीआई के उन अधिकारियों की है जो रविवार की सुबह करीब 9 बजे नीट एस्पिरेंट संवेदना के घर जहानाबाद पहुंचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और करीब 10 से ज्यादा अफसरों की ये वही टीम है जो संवेदना के गुनहगारों की तलाश में है, जिसने उस बच्ची के जीवन को बर्बाद कर दिया, जो जहानाबाद के इस छोटे से गांव से डॉक्टर बनने का सपना लेकर निकली थी। लेकिन अफसोस कि वो 6 जनवरी की शाम पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से मौत की चादर में लिपटी हुई निकली। न सिर्फ संवेदना के सपने का कत्ल हुआ, बल्कि किसी ने उसके माँ बाप के अरमानों की भी बलि चढ़ा दी। जांच में सरेंडर कर चुकी पटना पुलिस के बाद अब ये मामला सीबीआई देख रही है, जिसने रविवार को संवेदना के माता पिता से लगभग 2-3 घंटे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो सीबीआई काफी गहराई से मामले की जांच कर रही है और यही वजह है कि टीम ने माँ बाप से पूछताछ के बाद नीट एस्पिरेंट संवेदना के भाई का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। माना जा रहा है कि संवेदना के भाई के मोबाइल से कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। लगभग 10 सदस्यों की टीम जहानाबाद के पीड़िता के गांव में पहुंची थी। हालांकि उन्होंने क्या पूछताछ की, क्या कुछ बातें हुई, इसको लेकर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो मृतक की मां है उनसे लंबी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी के संयुक्त निदेशक खुद इस बहुचर्चित मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पटना पुलिस की फजीहत के बाद इतनी बारीकी से जांच की जा रही है कि सीबीआई की टीम शुरुआती तफ्तीश में कुछ भी बोलने से बच रही है और छात्रा के परिवार वालों को भी किसी से बात नहीं करने की हिदायत दी गई है। और यही कारण है कि जब न्यूज़ 18 की टीम ने अफसरों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़ लिया। थोड़ा सा बता दीजिए उस एंगल जब आप लोग कहें तब हम लोग आप लोग सामने रहे, एंगल बिल्कुल सामने रहे और मना किया ना बिल्कुल। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि कई चीजें बाहर निकलकर सामने आई। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के लिए 5 गाड़ियों में पहुंचे लगभग 10 से 11 अधिकारी अपने साथ छात्रा के उपयोग में आने वाले सामान, कैंची, कलम, कॉपी, किताबें, बैग और कपड़े अपने साथ ले गए। छात्रा के भाई का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इससे पहले शनिवार को छात्रा के हॉस्टल पहुंची टीम ने कमरे को खुलवाकर जांच की थी। करीब 4 घंटे की छानबीन के बाद बोरे में भरकर सामान सीबीआई अपने साथ ले गई। जांच की रफ्तार से परिवार की उम्मीदें बढ़ी हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई नीट एस्पिरेंट संवेदना को इंसाफ कब तक दिला पाती है। जहानाबाद संवाददाता राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
तो दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोचिंग सेंटर से गिरकर छात्रा की मौत मामले की लगातार जांच जारी है। न्यूज़ 18 की टीम भी उसी मौकाए वारदात पर यानी कि कोचिंग सेंटर के उस छत पर पहुंची जहां से छात्रा के गिरने की वजह से मौत हुई। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा की ये रिपोर्ट। कोचिंग की छत से कैसे गिरी छात्रा? छात्रा छत से गिरी या गिराई गई? जिस कोचिंग की छत से गिरी छात्रा उसी छत पर न्यूज़ 18 की टीम। फुलवारी शरीफ में छत से गिरकर छात्रा की मौत की गुत्थी अनसुलझी है। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। ये वही छत है जिससे गिरकर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हुई थी। न्यूज़ 18 की टीम भी मौकाए वारदात यानी कि कोचिंग सेंटर के उस छत पर जा पहुंची जहां से छात्रा के गिरने से मौत हुई। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। छत की दीवार इतनी ऊंची है कि खुद से गिरना आसान नहीं और ऐसे में छात्रा की मौत की दो वजहें हो सकती है। यहाँ पर जो है जगह है वो काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से या तो छात्रा खुद से यहाँ अगर चढ़ जाए और जंप करे तब संभव हो सकता है और दूसरी कोई फेंके तभी संभव हो सकता है। छात्रा छत से गिरी या गिराई गई, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में छत पर कई जगहों पर शराब की बोतलें, पाउच और ग्लास मिलने के बाद शक गहराता जा रहा है और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर छत पर शराब की बोतल और ग्लास कौन लेकर पहुंचा? आप देख लीजिए यहाँ पर कई एक जो है ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिसकी जांच पुलिस को अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये शराब के जो गिलास हैं, शराब की जो बोतलें हैं, शराब का जो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि शराब का एक एक जो है पाउच यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये पाउच यहाँ पर है तो आखिर ये कौन लोग थे जो यहाँ पर शराब पिए और उसके बाद जो है कहीं उन्हीं लोगों ने जो है इस घटना को तो अंजाम नहीं दिया। फुलवारी शरीफ में कोचिंग की छत से गिरी छात्रा की मौत का मामला पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। घर वाले शुरू से ही हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 7वें तल्ले पर एक रूम में किसी के घसीटे जाने के निशान हैं। अभी जो आए तो देखे जहाँ से मेरा बच्ची को घसीटा है, जहाँ पर रेप किया रहे चाहे जान मारे, वहाँ से देखिए शराब का बोतल, दारू का बोतल देख रहे हैं सर। हम लोग का शक है कि उसका सब लोग इसको पहले मारना चाहा, नीचे में ही उसको मार दिया गया है। उसको रोड से भी यहाँ पर घोंपा गया है। उसको साथ जोर जबरदस्ती करने का कोशिश किया, इसीलिए नहीं करने दी, इसी में उसको आत्महत्या कर दी। छात्रा की छत से गिरने की ये तस्वीरें तो पहले ही सामने आ चुकी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पैर की हड्डी टूटी मिली, पीठ में खरोच के निशान और पिछले हिस्से में खरोच के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस और एसआईटी की टीम गहराई से मामले की जांच कर रही है। नीट छात्रा की मौत से सबक लेते हुए दानापुर छात्रा की मौत मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो। लेकिन छात्रा की मौत की मिस्ट्री से कब पर्दा उठेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात अभिनेत्री अक्षरा सिंह के उस बयान की जिसने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बवाल मचा दिया है। लंबे वक्त तक पवन सिंह को लेकर चुप रहने वाली अक्षरा सिंह अब पवन की पत्नी ज्योति सिंह के समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। पवन सिंह की पत्नी के साथ विवाद और 10 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग को जायज ठहराते हुए अक्षरा सिंह ने एक बड़ी मांग रख दी। अक्षरा का ये बयान पवन सिंह का टेंशन बढ़ाने वाला क्यों है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा।
भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के जीवन में भूचाल मच गया है और अब ये भूचाल उस खतरनाक बवंडर का रूप ले चुका है जिससे पार पाना पावर स्टार के बस की बात भी नहीं लग रही। लंबे समय से विवादों में चल रहा पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों के बीच तलाक को लेकर आरा सिविल कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है। खबरों के मुताबिक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कोर्ट में अपना दर्द बयां करते हुए 10 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है, जिसे पवन सिंह के साथ रिश्ते को लेकर सुर्खियों में रहने वाली अक्षरा सिंह ने जायज हक ठहराया। शादी करके आप किसी को लेके जाते हैं तो आपका दायित्व बनता है और एक लड़की का ये हक बनता है कि वो अपनी एलिमनी ले, तो वो सही है अपनी जगह पे, डेफिनेटली देना ही चाहिए। तो सुना आपने, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह अब ज्योति सिंह के पूरे सपोर्ट में आ गई हैं। पवन सिंह के साथ विवादित रिश्ते को लेकर लंबे वक्त तक चुप्पी साधने वाली अक्षरा सिंह अब खुलकर पवन सिंह के सामने खड़ी हो गई हैं। पहले भी पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी अक्षरा सिंह को पवन पर दोबारा हमला बोलने का बड़ा मौका हाथ लग गया है। लिहाजा अक्षरा पवन सिंह का नाम लिए बगैर बढ़ चढ़कर हमला बोल रही हैं। यहाँ तक कि ये कहकर ज्योति सिंह का हौसला भी बढ़ा रही हैं कि 10 करोड़ क्या चीज है, 100 करोड़ रुपए भी एलिमनी के तौर पर कम पड़ेंगे। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। जो लड़की ने झेला है वो 100 करोड़ भी कम है देना, तो आई थिंक देना चाहिए और समाज को मिल के दिलवाना चाहिए। पहले से चर्चा में रही ज्योति सिंह की एलिमनी डिमांड अक्षरा सिंह के बयान के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। ज्योति की मांग को जायज ठहरा रही अक्षरा का पवन सिंह के साथ क्या रिश्ता रहा है, ये वो खुद जग जाहिर कर चुकी हैं। और अब पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह की दूसरी शादी भी जब टूटने के कगार पर है, तो अक्षरा एक बार फिर से सामने आकर ज्योति सिंह की पैरोकारी कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा के इस बयान का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात रौनक की उन तस्वीरों की जो बागेश्वर धाम से सामने आई। महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम अद्भुत रंग में रंगा हुआ नजर आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 300 गरीब कन्याओं का विवाह कराया। इस दौरान वर वधू को आशीर्वाद देते हुए बाबा बागेश्वर भावुक नजर आए। वहीं बागेश्वर धाम में आयोजित कन्या विवाह महोत्सव में देश दुनिया के कई दिग्गज लोग ने भी शिरकत की। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। तस्वीरें बयां कर रही हैं बागेश्वर धाम में आज किस तरह का माहौल रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 300 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया। इसका साक्षी बनने के लिए देश विदेश से हजारों खास मेहमान बागेश्वर धाम पहुंचे और वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। बीते कई दिनों से जारी तैयारियों के बाद बागेश्वर धाम में 300 कन्याओं का विवाह हुआ और विवाह से पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी जोड़ों से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। इस दौरान कई जोड़े भावुक नजर आए जिन्हें बाबा बागेश्वर ने गले लगाया। ये पल वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर देने वाला था। वर वधू से मुलाकात करते हुए खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी ज्यादा भावुक नजर आए। दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया और जीवन भर इसी तरह काम करने की बात कही। ये हमारे सब लालियां हैं, ये दिव्यांग है लाली। इसके दोनों हाथ और दोनों पैर में, दोनों हाथों में दोनों पैरों में इस बच्चे की दिक्कत है और इनके आंखों में आंसू देख करके मन द्रवीभूत हो जाता है। बस यही कहना है कि हर हाल में इस देश की कोई भी बेटी निर्धनता के कारण या मातृ पितृहीनता के कारण अपने आप को असहाय न समझे, सबके सहाय बालाजी बने।
इसीलिए यह उत्सव हर वर्ष 7वां कन्या विवाह उत्सव कराया जाता है। वरदान साबित हो रहा है आपकी यह पहल, क्या कहेंगे? बालाजी की कृपा, और ये पहल जब तक तन में प्राण है तब तक चलती रहेगी। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन इस भव्य आयोजन को लेकर उत्सुक नजर आए और बाबा बागेश्वर का धन्यवाद करते दिखाई दिए। कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो क्या कहेंगे बागेश्वर धाम के लिए? सबसे अच्छा, मतलब यहाँ का सब कुछ अच्छा है, सब कुछ। कभी सोचा था कि इतने उत्साह से, इतने धूमधाम से शादी होगी? नहीं, कभी नहीं सोचा। पापा नहीं है ना मेरे। महाशिवरात्रि के बाद बागेश्वर धाम में आयोजित इस भव्य और अद्भुत कन्या विवाह महोत्सव में 300 गरीब कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए कई बड़े साधु संतों के अलावा दिग्गज लोग भी शामिल हुए और इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने। छतरपुर से न्यूज़ 18 के लिए नरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। माथे पर तिलक और चेहरे पर बुर्का के साथ कांवड़ लेकर निकली 2 मुस्लिम लड़कियां सुर्खियों में हैं। एक तरफ उनका स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ विरोध किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उज्मा और तमन्ना की, जिनका कहना है कि दोनों को सनातन से प्रेम है और इसीलिए वो कांवड़ लेकर महादेव का जलाभिषेक करने के लिए निकली हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन यूपी में उज्मा और तमन्ना नाम की मुस्लिम लड़कियां अचानक सुर्खियों में आ गईं, जिनकी शिव भक्ति को लेकर लोग हैरान हैं। तो वहीं उन पर हंगामा भी हो रहा है। विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन सनातन में आस्था रखती हैं और यही बात विरोधियों को हजम नहीं हो रही। महाशिवरात्रि पर बुलंदशहर की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। मुराद पूरी होने पर मुस्लिम लड़की उज्मा खान शिव की भक्ति में लीन नजर आई। उज्मा खान ने अनूप शहर के छोटी काशी से गंगा जल उठाया और जिसके बाद पैदल यात्रा शुरू की। कांवड़ लेकर आई हैं, और क्यों कांवड़ लेके आई थी? क्या आपकी मनोकामना थी? सर मेरी मन्नत थी, मैं किसी से बात करती वो 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी, इसलिए गई थी। अच्छा, किसके साथ रहना चाहती हैं? ये है लोकेंद्र सिंह। अच्छा, लोकेंद्र सिंह। अच्छा, तो मतलब आपको कभी डर भी लगता होगा कि कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम समाज के लोग फतवा जारी ना कर दें, और इस टाइप से कभी डर लगता है? पब्लिक तो करती है, यही करन दो, मैं क्यों डरूंगी? जब मैं इन उसके साथ रहना है मुझे, तो फिर मैं क्यों डरूंगी? तो बताओ, मुझे तो रहना है ना इनके साथ। पब्लिक जो वो है, पब्लिक को करन दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उज्मा की सनातन में शुरू से ही रुचि थी। वो 4 साल से हिंदू लड़के के साथ रिलेशन में है और जल्दी ही शादी कर हिंदू धर्म अपनाने की बात कह रही है। उज्मा बचपन से ही सनातन से प्रभावित रही हैं। पड़ोस के लोग कुछ कहते तो नहीं है, टोंटबाजी तो नहीं है? कहते हैं, कहना तो जब मुझे रहना है ना इनके साथ, तो कहन दो, कह रहे हैं तो वो, मुझे इनों से कोई मतलब नहीं। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं, कोई नहीं आ रही। कैसा लगा कांवड़ लेके आ रही हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे तो। कांवड़ लाने के लिए मुझे वो मिला मौका, जल लेकर आई हूँ वहाँ से मैं। तो कैसे मन में आई कि कांवड़ बोली थी? 4 साल पूरी हो गई। हाँ, इस वजह से कांवड़ लेकर आए और कांवड़ ला के शादी कर लेंगे। बच्चे भी यहाँ पर? हाँ, 2 लड़की हैं। अच्छा, 2 लड़की। तो कहाँ से उठाई थी? कहाँ शहर से। और कहाँ जाएंगे? भोले भाईपुर चढ़ाएंगे। भोले भाईपुर। वहीं महाशिवरात्रि पर संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक पर भी बवाल मचा हुआ है। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलने का उनका वीडियो सामने आया। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक से शादी की है। तमन्ना का कहना है कि सनातन प्रेम का ही नतीजा है, जिससे उनकी शादी हिंदू लड़के से हुई। उसने प्रेमी अमन से शादी की मन्नत मांगी थी। जब मन्नत पूरी हुई तो महादेव को जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई। तमन्ना मलिक ने जलाभिषेक भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तमन्ना मलिक का इसलिए विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बुर्का पहनकर कांवड़ लेने गई थी। दूसरी तरफ संभल में हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद हिंदू संगठनों ने तमन्ना मलिक का फूलों से स्वागत किया। जब हमारी बात चल रही थी इनसे, तो मैंने बोला था जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं कांवड़ लेकर आऊंगी। भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम अब चलो भोलेनाथ के दर पे अपनी वादा पूरा करो, ले आई कांवड़। जो सही बात है सब मानती हूँ हिंदू धर्म में भी, और जो सही है वो मानती हूँ बस। और बाकी जो मतलब बनाई हुई है मुस्लिम लोगों की, जब बनाते हैं ये नहीं मानती मैं सब कुछ भी।
तमन्ना का कहना है कि कुछ कट्टरपंथी उनका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है। उन्हें इसको लेकर फतवा भी जारी किया गया है, लेकिन वो इस तरह के किसी फतवे को नहीं मानती। आज मैंने बुर्का पहन लिया तो फतवे जारी कर दिए, और दुनिया के तमाम औरतें बुर्का पहन नहीं है, उनका तो कोई मना नहीं कर रहे, उन्हें तो लोग पहना रहे हैं। मैंने पहन लिया तो क्या दिक्कत। संभल की तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लाने के मामले पर सियासत भी तेज है, लेकिन उस्मा और तमन्ना को सनातन पर विश्वास है और इसी वजह से वो शिव भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी सबसे बड़े समुद्री आयोजनों का मेगा रिहर्सल शुरू हो गया है। समंदर में शक्ति प्रदर्शन का मेगा रिहर्सल अगले 10 दिनों तक आपको देखने को मिलेगा। ये मेगा रिहर्सल क्यों है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। विशाखापट्टनम के आर के बीच पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। समंदर के बीच पर टैंकों की गर्जना दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भारतीय नौसेना ने यहां अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2026 और मिलान 2026 जैसे दुनिया के 2 सबसे बड़े समुद्री आयोजनों का मेगा रिहर्सल शुरू कर दिया। सुबह से ही लोग समुद्र तट पर उमड़ पड़े। हर किसी की नजरें आसमान और समुद्र में चल रहे शानदार अभ्यास पर टिकी रहीं। जैसे ही नौसेना के फाइटर जेट ने उड़ान भरी, दर्शक रोमांचित हो उठे। टैंकों की गर्जना के साथ पूरा बीच गूंज उठा। 25 फरवरी तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। शहर में सुरक्षा भी कड़ी की गई है। 18 फरवरी को सबसे बड़ा कार्यक्रम होना है, जहां दुनिया भर से आए युद्धपोत अपनी शक्ति और तकनीक का प्रदर्शन करेंगे। 19 फरवरी की शाम के वक्त इंटरनेशनल सिटी परेड होगी, जिसमें नौसेना की टुकड़ियों का मार्च पास्ट होगा। एयर पावर डिस्प्ले, ड्रोन लेजर शो और शानदार आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक ये बेहद ही ऐतिहासिक रहने वाला है। पहली बार IFR, मिलान और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ये तीनों बड़े आयोजनों की मेजबानी भारत एक साथ कर रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी समेत 19 देशों के युद्धपोत विशाखापट्टनम पहुंच रहे हैं। कुल 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। करीब 60 से ज्यादा वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट अपने प्रदर्शन से दुनिया को भारतीय नौसेना की ताकत का एहसास कराएंगे। विशाखापट्टनम का आर के बीच अगले 10 दिनों तक समुद्री शक्ति, तकनीक और अनुशासन का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है, जहां भारत की समुद्री ताकत दिखेगी।